ये है कक्षा 9 की एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको आज हम देखेंगे। इसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामान्यतः पदार्थ या द्रव की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलक्षण गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी कम होती है। संपीड्यता मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को प्रेस करना। दूसरा ऑप्शन, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से कथन एक गलत है, क्योंकि ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर सभी में संपीड़ित गैसें ही होती हैं। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे कम होती है। क्या लिखा हुआ है? ठोस पदार्थ की संपीड़ितता सबसे कम होती है, यानी ठोस पदार्थ सबसे कम दबता है। सबसे कम प्रेस ठोस पदार्थ ही होते हैं, उससे ज़्यादा द्रव और सबसे ज़्यादा गैस। इसीलिए गैस को एक सिलेंडर में भरा जा सकता है। आगे देखते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः में खुद एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाना। समान मिश्रण में समान अनुपात में मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्रण कहते हैं। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण दर अधिक होती है, क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रव अधिक संपीड़ित होते हैं, इसीलिए द्रवों में मिश्रण दर ठोस से अधिक होता है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैसों के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। जबकि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के कणों में सबसे अधिक तथा द्रवों के कणों मध्यवर्ती होते हैं। यानी ठोस, द्रव और गैस में आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ठोस, द्रव और गैस के ऊर्जा के। जिस पदार्थ में आकर्षण बल सबसे अधिक, कणों का आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, उसके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। जिस पदार्थ में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होगा, उस पदार्थ की कणों में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ का गलनांक 373 डिग्री केल्विन होता है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। यानी कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है, और बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। अतः कथन एक गलत है, क्योंकि ऑप्शन में दिया होता 373 केल्विन। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई ऊष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए ही इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, इसलिए माना जाता है कि यह गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है, जो उस पदार्थ की संलग्न गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा। बर्फ छुपी हुई ऊष्मा को प्राप्त कर पिघलता है, इसलिए बर्फ में गुप्त ऊष्मा संलग्न की गुप्त ऊष्मा के कारण ही जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अतः कथन 3 गलत है। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। समझ गए आप लोग सभी? आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? सबसे इजी क्वेश्चन है, बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा ही मात्रक कौन है? ऑप्शन होगा केल्विन। फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा डिग्री सेल्सियस तीनों तापमान के मात्रक हैं। इनमें केवल तापमान का ऐसा ही मात्रक है, इनमें केवल केल्विन ही तापमान का ऐसा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बताइए आप सभी, क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना, यानी ठोस पदार्थ को बिना पिघले हुए उस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने अथवा किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह प्रक्रिया कपूर एवं अमोनियम क्लोराइड में प्रायः देखने को मिलती है। यह कपूर और अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाने वाले सबसे सामान्य उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं, भी यही क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप सभी को मालूम होगा, एक एटमॉस्फेयर दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं को संदर्भ निरूपित कथनों में से कौन सा सही है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर 2। सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है। इसका सही उत्तर है केवल 1, प्लाज्मा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अतः कथन एक सही है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत हो जाती है। इससे ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। इसलिए कथन 2 गलत है।
भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस एस.एन. बोस, इन्हीं को कहते हैं एस.एन. बोस, 1920 ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिनके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। अमेरिका के एरिक ए. कॉर्नेल, वुल्फगैंग केट्रेले और कार्ल ई. वेमैन को बीईसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह एक सतही परिघटना है। ऑप्शन नंबर 2, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, इससे ठंडक उत्पन्न होती है। ये आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। इसका तीनों ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, यह सतह पर ही संपन्न होती है। बिल्कुल सही। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जो कि वायुमंडल की ओर खुला होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण तीनों पर डिपेंड करता है, तापमान पर, आर्द्रता पर और वायु की गति पर। ये तीनों जितना अधिक होगा वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया उतनी अधिक होगी। ये तीनों की मात्रा जितना कम होगा वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया उतनी धीमी होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है। गर्मियों में शरीर से जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकरण के लिए द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे में वाष्पीकरण की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। आप सभी देखते हैं कि गर्मी में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उसके बाद हमें ठंडक महसूस होने लगती है। यही प्रक्रिया हमारे जो पानी रखने वाले सुराही में भी यही प्रक्रिया होने के कारण सुराही में पानी ठंडा रहता है। आइए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। 2 चैप्टर नंबर 2 क्या है? क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं? चैप्टर का हेडलाइन यही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। टिंचर आयोडीन एक पदार्थ है जो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। पूछ रहा है हाँ या ना। वात युक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। इस विलयन का उपयोग रोगाणुरोधक के रूप में संक्रमण से बचाव के लिए चोट या कट में किया जाता है। टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। वात युक्त पेय से सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयनों में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। क्वेश्चन नंबर 2। कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विलयन समांगी होता है। कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध तथा पानी कोलाइडल विलयन के उदाहरण। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी। केवल 2, 3 और 4। इसका मतलब पहला क्वेश्चन गलत है। पहला ऑप्शन गलत है कि यह विलयन समांगी होता है। नहीं, कोलाइडी विलयन विसमांगी होता है। कोलाइडी विलयन तथा निलंबन से भिन्न है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। इसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं।
यानी आपसे पूछ सकता है कि किस के कण निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण अनोखे आंखों से देखे जा सकते हैं या नहीं। आप बोलिएगा हाँ देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश को फैलाने में सक्षम है जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइड अथवा कोलाइड विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। देखिए है ना, वास्तविकता में यह कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण है, अतः कथन एक गलत है। कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव कोलाइड कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज की थी, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है जो कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है, इसलिए कथन 4 सही है। दूध दोस्तों, दूध एक पायस भी है। दूध क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में, दूध क्या है? विलयन है, कोलाइडी है, पायस है, इनमें से कोई नहीं, तो दूध एक पायस होता है। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे के धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित किसका उदाहरण है? यह भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। अभी ऊपर पढ़ें टिंडल का मतलब, देखिए टिंडल है ना कि कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। यहाँ पे वही घटना हो रही है जो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है। देखिए व्याख्या, यह घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का एक अन्य हम जंगलों में भी देखते हैं। जब घने जंगल के आच्छादन क्षेत्र से सूर्य की किरणें गुजरती है तो जंगल के कोहरे में उपस्थित छोटे छोटे जल के कण कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास के बगीचे में या पेड़ में, पेड़ की धूप जब दोपहर के समय जब पेड़ के पत्तों के बीच से प्रकाश की किरण छन कर जब नीचे आती है तो एक सीधी रेखा आपको दिखता होगा प्रकाश का, उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडर या कोलाइड्स के उदाहरण है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, आप बताइएगा। शेविंग क्रीम, पनीर, बादल। वाहनों से निकलने वाला धुआं से प्रकाश का फैलाव होगा? हाँ होगा। शेविंग क्रीम से इसका फैलाव होगा? हाँ होगा। पनीर से होगा? होगा। बादल से होगा? होगा। जिसका ऑप्शन है 1 2 3 4 चारों सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, उपयुक्त सभी कोलाइड्स उदाहरण हैं। कोलाइड्स के समान उदाहरण, कोहरा कोलाइड्स का उदाहरण होता है, बादल कोलाइड्स का उदाहरण होता है, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार मतलब धुआं, ये एरोसॉल का प्रकार होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन एरोसॉल है? ऑप्शन दे देगा फोम, रबड़, शेविंग क्रीम, कोहरा। क्या सही होगा? कोहरा। कोलाइड्स के सही प्रकार हैं एरोसॉल, फोम, इमल्सन, सोल, जेल, ठोसल। देखिए दूध और फेस क्रीम क्या है? इमल्सन है। शेविंग क्रीम, फोम, रबड़, स्पंज क्या है? फोम है। जेल, पनीर, मक्खन जेल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। उपरोक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती है? अपकेंद्रण में क्या होता है? अपकेंद्रण वैसी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से केंद्र की ओर बल लगता है, उसे अपकेंद्रण विधि कहते हैं। इस विधि पर आपका वॉशिंग मशीन भी इसी विधि पर कार्य करता है, मक्खन भी इसी विधि से निकाला जाता है।
उपर्युक्त तीनों प्रक्रियाएं किंदन विधि के माध्यम से संपन्न होती हैं। किंदन विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि से ही दूध से क्रीम को भी पृथक किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमैटोग्राफी संबंधित है? क्रोमैटोग्राफी एक प्रक्रिया है, एक विधि है। डाई में रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3। आइए व्याख्या देखते हैं। क्रोमैटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि है। इस विधि को रंगों को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी एक विशेष रूप से सिर्फ रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से रंगों को पृथक करने में ही प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी विधि है, देखिए इसमें रंग था, इसमें रंग था, इसमें रंग था, इसमें रंग है नहीं है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो कि प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। प्रक्रिया 4 मतलब ऑप्शन 4 क्रोमैटोग्राफी संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण की सेपरेटिंग फ्यूनल की विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं? ऑप्शन, समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, नमक से कपूर को पृथक करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। आंसर इसका है 1 और 3, मतलब एक ये समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक शुद्ध करना सही है और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना सही है। ये व्याख्या देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। इस विधि से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध और ठोस विलयन पृथक किए जाते हैं। इसमें वायु से विभिन्न गैस था, नमक से कपूर भी उदरपातन में गैस बन जाता है। ये गैस की प्रक्रिया है। प्रक्रिया 1 और 3 क्रिस्टलीकरण का अनुप्रयोग है, जबकि प्रक्रिया 2 उदरपातन का उपयोग, देखिए ना उदरपातन का प्रयोग है। प्रक्रिया 4 प्रभाजी आसवन का प्रयोग है। प्रक्रिया 4 मतलब वायु से विभिन्न गैसों की पृथक करना आसवन विधि, प्रभाजी आसन विधि से जुड़ा होता है। प्रभाजन आसन विधि के अंतर्गत ही वायु से विभिन्न गैसों को पृथक किया जाता है। प्रभाजी आसन विधि का अनुप्रयोग, इस विधि का प्रयोग वायु से गैसों को पृथक करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने में किया जाता है। समझ गए आप लोग? आइए क्वेश्चन नंबर 8, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक होते हैं, रासायनिक होते हैं, में कोई नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ तो वह पदार्थ दोबारा दूसरे रूप से पहले रूप में परिवर्तित हो जाए, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब सीधी सी बात, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में होता है कि एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ जल गया तो राख बन जाता है, अब राख से तब दोबारा कागज़ नहीं बन सकता है। इसी क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है, क्योंकि मोमबत्ती के जलने पे मोम वहीं गिर जाता है, तो मोम तो आपको मिल ही जाता है। लेकिन मोम के जलने से राख भी उत्पन्न होता है, धुआं भी होता है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया भी इसमें भाग लेता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है।
ठीक है दोस्तों, ये था आपका 9th क्लास का 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आगे का 2 चैप्टर परमाणु एवं अणु और परमाणु संरचना अब कल करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा, पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।